नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जल्दी से आ जाइए, क्लास टाइम हो गया है और क्लास शुरू कर देते हैं। ठीक है, आवाज़ आ रही है? एकदम सही चल रहा है, देख लीजिए एक मिनट। आज का सेशन शुरू करें। कल वाली क्लास में हमने बात शुरू की थी हरियाणा की पॉलिटिकल साइंस में, आपको पढ़ा रहा था और मैंने कुछ प्रश्न आपको करवा भी दिए थे। जैसे मैंने आपको बता दिया था हरियाणा गठन के समय राष्ट्रपति कौन थे, तो आप याद कीजिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंदिरा गांधी जी। और साथ में हमने राष्ट्रपति शासन की बातें भी कर ली थी और साथ में हमने उपराष्ट्रपति की बातें भी कर ली थी। जो आज की हमारी सेशन रहेगा, जो आज का हमारा क्लास रहेगी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 79। और आर्टिकल नंबर 79 में हमें उल्लेख मिलता है संसद यानी पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट है उसकी कहानी विशेष है और भारत की पार्लियामेंट के 3 अंग हमें दिखाई देते हैं। पहला जो अंग होता है वो होता है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। पहला अंग क्या है? राष्ट्रपति। दूसरा जो अंग है उसे हम बोलते हैं राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और तीसरा जो अंग है दोस्तों उसे कहा जाता है लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल्स। यानी हम बात करेंगे संसद की। किसकी बात करेंगे? संसद। और संसद के ये तीनों अंग आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे और यहां से जो हमारे हरियाणा जीके के प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न हम क्लियर करेंगे, ये जरूर याद रखेंगे। इट्स ओके, क्लियर। तो राष्ट्रपति की बातें शायद कल वाली कक्षा में मैंने आपको करवा दी थी। आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं राज्यसभा। इसको क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। फिर हम बात करेंगे लोकसभा, इसको क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपल्स। और प्रेसिडेंट, इनकी बातें मैं आपको करवा चुका हूं कल वाली कक्षा में। जो ये है ये हमारे देश की व्यवस्थापिका है, व्यवस्था करती है, ये कार्य किया जाता है। और जो इसके सदस्य हैं, ध्यान दीजिए, जो संसद के सदस्य हैं उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। एक बार हमारी HSSC में हरियाणा जीके में यही प्रश्न पूछ लिया था मेरे दोस्तों कि हरियाणा में कितने MP बनते हैं, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। तो बता दीजिए कितने MP बनते हैं हरियाणा में। ठीक है, तो जरूर याद रखेंगे हरियाणा में जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 5 है। और जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 10 है। तो कुल मिला के हमारे हरियाणा में कितने MP बनते हैं? 15 MP बनते हैं, ये आपको याद रखने हैं। राज्यसभा के कितने मेंबर? तो 5। और लोकसभा के कितने मेंबर? तो 10। यानी कुल मिला के 15 MP बनते हैं। इन 15 MPओं की कहानी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर कौन सा है? 80। यानी अनुच्छेद 80 में एक लाइन लिख रखी है। लाइन क्या लिख रखी है? आर्टिकल नेक्स्ट 80 में लिख रखा है कि हमारे देश में एक राज्यसभा होगी। राज्यसभा यानी राज्यों की सभा, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। जो राज्यसभा है मेरे दोस्तों, ये देश का क्या है? जरूर याद रखेंगे, ये स्थायी सदन है। क्या है? ये देश का, जरूर याद रखेंगे, ये है उच्च सदन। कैसा सदन है? उच्च सदन है। और ये क्या है? तो जरूर याद रखेंगे, ये देश का दूसरा सदन है। स्थायी सदन, उच्च सदन और देश का दूसरा सदन है। कौन सा सदन है? राज्यसभा है। राज्यसभा की मैं बात करूं तो आप याद कीजिए, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक खुला मत प्रणाली के आधार पर चुने जाते हैं। किस निर्वाचन पद्धति? क्या है बेटा? निर्वाचन पद्धति जरूर याद रखेंगे, ये जरूर याद रखेंगे। निर्वाचन पद्धति जरूर याद रखेंगे। और निर्वाचन पद्धति क्या है? नेक्स्ट, एकल संक्रमणीय आनुपातिक खुला मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय आनुपातिक खुला मत पद्धति के आधार पर इनका निर्वाचन किया जाता है, ये जरूर याद रखें। खुला मत पद्धति के आधार पर निर्वाचन किया जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जो निर्वाचन होता है वो जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जैसे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वैसे ही राज्यसभा सदस्यों का
का निर्वाचन होता है मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन में भाग लेते हैं, भाग लेने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? केवल विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी एमएलए इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब हरियाणा के जो, आप याद कीजिए, हरियाणा के जो कितने 90 एमपी हैं, जो 90 एमएलए हैं, हरियाणा के जो 90 एमएलए हैं यानी 90 विधानसभा के सदस्य हैं, वो राज्यसभा के कितने सदस्यों का निर्वाचन करते हैं? तो हरियाणा में जरूर याद रखेंगे बेटा, हरियाणा में राज्यसभा के 5 सदस्य चुने जाते हैं। हरियाणा में राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के 5 सदस्य चुने जाते हैं। हरियाणा में राज्यसभा के 5 सदस्य चुने जाते हैं, ये जरूर याद रखेंगे, चुने जाते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न उठाता है और हमसे पूछता भी है, ठीक है। हाँ, दूसरा सदन 27 सदन। नेक्स्ट पहला सदन बेटा लोकसभा है, हाउस ऑफ पीपल्स, क्योंकि भारत में जनता का राज है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में बैठते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। तो ये दूसरा सदन है, स्थायी सदन है और अनुभवी व्यक्तियों का सदन है बेटा, याद रखेंगे। जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस, क्योंकि भारत में जनता का राज है, जैसे इस गुड़िया ने पूछा, भारत में जनता का राज है बेटा। नेक्स्ट फर्स्ट हाउस है वो लोकसभा है, फर्स्ट हाउस कौन सा सदन है? वो लोकसभा है, हम जरूर याद रखेंगे। अब हरियाणा में राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 5 सदस्य चुने जाते हैं, हम उन 5 की कहानी पढ़ेंगे। नेक्स्ट कौन कौन से 5 सदस्य हैं और कब कब चुने जाते हैं, तो जरूर याद रखेंगे, ठीक है। जैसे नंबर 1, कुछ व्यक्तियों के नाम मैं लिख रहा हूं, जो आज के दिन जो 5 सदस्य हैं उनकी कहानी मैं आपको बता रहा हूं। कौन से 5 सदस्य आज के दिन हैं, कौन सी सीट कब खाली होने वाली है, ये सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। तो देख लीजिए, नंबर 1 रामचंद्र जांगड़ा, पहला नाम मैं लिखूंगा, क्या नाम लिखूंगा? रामचंद्र जांगड़ा, यानी रामचंद्र जांगड़ा। जो ये रामचंद्र जांगड़ा साहब है, इनका कार्यकाल कब से कब तक है? तो इनका कार्यकाल है, जरूर याद रखेंगे, 10 अप्रैल 2020 से लेकर, जरूर याद रखेंगे बेटा, 9 अप्रैल 2026 तक इनका टेन्योर है रामचंद्र जांगड़ा का। और ये आज राज्यसभा के मेंबर है अपने हरियाणा के, ये आपको याद रखना है। और जो दूसरा नाम हम लिखेंगे, वो दूसरा नाम लिखेंगे, जरूर याद रखेंगे, कार्तिकेय शर्मा। किसका नाम याद रखेंगे? नेक्स्ट कार्तिकेय शर्मा नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट ये है दूसरे व्यक्ति नेक्स्ट कार्तिकेय, जरूर याद रखेंगे, कार्तिकेय शर्मा। जो कार्तिकेय शर्मा जी हैं वो भी हमारे हरियाणा राज्यसभा के सदस्य हैं, इनका भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कार्तिकेय शर्मा जी भी हमारे हरियाणा राज्यसभा के सदस्य हैं, तो जरूर याद रखेंगे 2 अगस्त 2000, जरूर याद रखेंगे 2 अगस्त 2022 से लेकर 1 अगस्त 2028 तक इनका टेन्योर है, आपको याद रखना है। इनका टेन्योर कब है? 2 अगस्त 2022 से लेकर 1 अगस्त 2028 तक इनका टेन्योर है, ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है। इसी तरह से तीसरा नाम है, जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट कृष्णलाल पंवार। कृष्णलाल पंवार, जो कृष्णलाल जी पंवार हैं उनकी भी कहानी विशेष है, मैं आपको बताऊंगा। कृष्णलाल जी पंवार है, उनकी भी कहानी विशेष है और उनका टेन्योर भी क्या है? उनका टेन्योर भी है 2 अगस्त 2022 से लेकर 1 अगस्त 2028 तक इनका टेन्योर है, ये आपको याद रखना है। और जो चौथा नाम है, वो चौथा नाम कौन सा है आप याद कर लीजिए। चौथा नाम है नेक्स्ट सुभाष बराला। क्या नाम है? जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट सुभाष बराला।
सुभाष जी बराला, ये भी राज्यसभा के मेंबर है। सुभाष जी बराला जो वर्तमान में हरियाणा राज्यसभा के सदस्य हैं, ये भी कार्य कर रहे हैं, ये जरूर याद रखेंगे। इनका टेन्योर है, जरूर याद रखेंगे, 3 अप्रैल 2024 से लेकर, जरूर याद रखेंगे बेटा, 3 अप्रैल 2024 से लेकर 2 अप्रैल 2030 तक इनका टेन्योर है। 3 अप्रैल 2024 से लेकर 2 अप्रैल 2030 तक इनका टेन्योर है। और 5वां जो नाम लिख रहा हूं मैं, वो नाम लिख रहा हूं, जरूर याद रखेंगे, किरण चौधरी। किरण चौधरी जी भी आज हरियाणा राज्यसभा की एमपी है, ये जरूर याद रखेंगे। किरण चौधरी भी जी आज हरियाणा के राज्यसभा के एमपी है, वो जरूर याद रखेंगे। 27 अगस्त जरूर याद रखेंगे, 27 अगस्त 2024 से लेकर इनका जो टेन्योर है वो कितना है, ये जरूर याद रखेंगे। 9 अगस्त 2026, 9 अगस्त 2026 तक इनका टेन्योर है। ये जो पांचों के पांचों सदस्य, हाँ जी, तो फिर मैं 2 दिन छुट्टी पे रहूँगा। ओके ठीक है। हाँ, तो क्या लिखा हमने नेक्स्ट, ये जो 5 मेंबर हैं आज ये राज्यसभा के मेंबर हैं, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अब इनमें से थोड़ी सी विशेष बातें, जो रामचंद्र जी जांगड़ा है वो किस पार्टी के, उनकी पार्टी का नाम है बीजेपी, ये जरूर याद रखेंगे। जो कार्तिकेय शर्मा जी है वो किस पार्टी के सदस्य हैं, तो जरूर याद रखेंगे, निर्दलीय। निर्दलीय, वो किसी भी पार्टी के सदस्य नहीं, वो निर्दलीय सदस्य हैं, ये जरूर याद रखेंगे। कृष्णलाल जी पवार ये किस पार्टी के सदस्य हैं, तो ये भी हैं बीजेपी बेटा, याद रखेंगे। ठीक है, बीजेपी। और सुभाष बराला जी भी हैं, ये भी किस पार्टी के हैं, तो इनकी भी पार्टी कौन सी है, बीजेपी है, ये जरूर याद रखेंगे। और किरण चौधरी जी भी किस पार्टी से शामिल हुई है, तो बीजेपी से शामिल हुई है। ये 5 मेंबर आज के दिन राज्यसभा के मेंबर हैं। इन पांचों को अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए बेटा, एग्जामिनर पूछ सकता है। मगर मैं एक प्रश्न बता देता हूं, क्योंकि अभी अभी हमारे हरियाणा में नेक्स्ट आप सभी को पता है विधानसभा के चुनाव हुए थे, और इन विधानसभा के चुनाव में जो कृष्णलाल जी पवार हैं उन्होंने नेक्स्ट एमएलए बन गए, और फिर वो वर्तमान हरियाणा सरकार में क्या बन गए, नेक्स्ट वर्तमान हरियाणा सरकार में मंत्री भी बन गए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो ये एमपी की सीट है वो खाली कर दी। कौन सी सीट खाली कर दी, एमपी की सीट खाली कर दी, यानी वो आज हमारे हरियाणा राज्यसभा के मेंबर नहीं है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। ये 5 सदस्य हैं, इनमें से एक कौन सी सीट खाली है, तो जरूर याद रखेंगे कृष्णलाल जी पवार की सीट खाली है। इस सीट के लिए चुनाव होंगे। आज के दिन 4 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, आप सभी को पता है, क्योंकि जो राज्यसभा का सदस्य बनता है उसका टेन्योर कितना होता है, जो राज्यसभा का सदस्य बनता है ना बेटा, उसका कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद जरूर याद रखेंगे 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं, यानी 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य हैं वो रिटायरमेंट लेते रहते हैं। तो ये पद्धति है, यानी इस हिसाब से राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना हो गया बेटा, याद रखेंगे 6 वर्ष। कितना हो गया, 6 वर्ष। तो आज के दिन राज्यसभा के कितने मेंबर काम कर रहे हैं, कितने मेंबर काम कर रहे हैं बेटा बताइए, 4 सीटें कितनी टोटल, 5। मगर मैंने बताया ना जो कृष्णलाल जी पवार हैं वो हमारे हरियाणा के क्या बन गए हैं, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन गए हैं। तो कोई एक व्यक्ति 2 पदों पे एक साथ काम नहीं कर सकता, इसीलिए उन्होंने क्या किया, राज्यसभा वाली सीट तो छोड़ दी और हरियाणा वर्तमान में कैबिनेट में शामिल हो गए। मैं आपको हरियाणा कैबिनेट की सारी कहानी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं। रामचंद्र जी जांगड़ा, इनका देखिए 2020 से 2026 तक टेन्योर है। फिर कार्तिकेय शर्मा जी 2022 से 2028 तक है। और जो कृष्णलाल जी पवार के स्थान पे जो व्यक्ति बनेगा वो कितने साल रहेगा बेटा, ध्यान से देखिए, अब 24 में बनेगा तो वो 28 यानी लगभग 3.5
3 साल का टेन्योर बचेगा, यानी वो बचा हुआ कार्यकाल। जैसे आप ध्यान दीजिए, जैसे किरण चौधरी जी का टेन्योर ये देखिए 24 से 26 2 ही साल का है, क्योंकि दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा नेक्स्ट अपने राज्यसभा के मेंबर थे, उन्होंने उस पोस्ट से त्यागपत्र दे दिया, वो एमपी बन गए। कहां से? रोहतक से। तो फिर उसके बाद में चुनाव हुए, एमएलए ने चुनाव डाले और उनमें किरण चौधरी जी की जीत हुई थी। तो किरण चौधरी जी जीते। ये देखिए किरण चौधरी जी का टेन्योर है वो केवल कितने साल का है? 2 साल का है लगभग, ये जरूर याद रखेंगे। इसी तरह से सुभाष बराला जी का 6 साल का है पूरा, 2024 से लेकर 2030 तक। अब जो कृष्णलाल जी पवार के स्थान पर बनेंगे वो कितने साल तक रहेंगे? तो वो 2 साल तक रहेंगे। आज हमारे हरियाणा में राज्यसभा के कितने सदस्य काम कर रहे हैं? तो देख लो बेटा, कितने सदस्य काम कर रहे हैं? 4, जिसमें से 1 सीट खाली है। सारी पोस्टें कितनी हमारे हरियाणा में? राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 5, ये जरूर याद रखेंगे। इनका चुनाव कैसे होता है? एकल सांकरमणीय आनुपातिक खुला मत प्रणाली के आधार पर इनका निर्वाचन होता है। इनके निर्वाचन में भाग कौन लेते हैं? हमारे हरियाणा एमएलए भाग लेते हैं। इससे ज़्यादा राज्यसभा का कोई प्रश्न आपके लिए नहीं बनेगा बेटा, हरियाणा में इतना ही प्रश्न बनेगा, आपको इतना याद रखना है। लोकसभा के मैं बहुत ज़्यादा प्रश्न बनाऊंगा, उसको आपको बहुत ही गंभीरता से पढ़ना है, पर राज्यसभा के इतने ही प्रश्न आपके बनेंगे। चलिए अब हम आगे चलें और आगे वाला प्रश्न देख लें ध्यान से। हम किसकी बात करें? लोकसभा की बात करें तो आर्टिकल कौन सा है? आप याद रखिए, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 81। और 81 अनुच्छेद में क्या लिखा गया है कि हमारे देश में एक लोकसभा होगी। लोकसभा को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपल्स। लोकसभा को क्या बोलते हैं? जरूर याद रखेंगे, निम्न सदन। क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे? अस्थाई सदन कहते हैं इसे। अस्थाई सदन कहते हैं इसे। और क्या कहते हैं इसे? प्रथम सदन कहते हैं इसे। बेटा प्रथम सदन कहते हैं इसे। ये फर्स्ट हाउस है। आप कहोगे सर उच्च सदन जब राज्यसभा है तो ये फर्स्ट हाउस कैसे है? क्यों? क्योंकि हरियाणा और पूरे भारत में जनता का चुना हुआ राज चलता है, इसीलिए ये फर्स्ट हाउस है बेटा। लोकसभा अस्थायी सदन है, इसीलिए हर 5वें वर्ष एक लोकसभा नई बनती रहती है। जैसे पहली लोकसभा थी, आप याद कीजिए 1952 से 1957। फिर दूसरी लोकसभा बनी, याद रखेंगे 1957 से लेकर 1962। फिर तीसरी लोकसभा बनी थी बेटा 1962 से लेकर 1967। फिर चौथी लोकसभा बनी थी बेटा, चौथी लोकसभा 1967 से लेकर 1971। फिर उसके बाद में 5वीं लोकसभा बनी थी बेटा, 5वीं लोकसभा 1971 से लेकर, ध्यान दीजिए सॉरी क्या नाम हो गया, 1971 से लेकर 1977। फिर छठी लोकसभा बनी बेटा 1970 से लेकर 1979 यानी 1979। फिर 7वीं लोकसभा बनी 1980 से लेकर बेटा 1984, ये जरूर याद रखेंगे। फिर 8वीं लोकसभा बनी बेटा 1984 से लेकर 1989। फिर 9वीं लोकसभा बनी बेटा, ध्यान दीजिए 1989 से लेकर 1991। फिर 10वीं लोकसभा बनी 1991 से लेकर 1996। फिर 11वीं लोकसभा बनी 1996 से लेकर 1997। फिर 12वीं लोकसभा बनी अपने भारत में 1997 से लेकर आपका 1999। फिर 13वीं लोकसभा बनी अपने भारत की 1999 से लेकर 2004। फिर 14वीं लोकसभा बनी, जरूर याद रखें 2004 से लेकर 2009। फिर 15वीं लोकसभा बनी अपनी 15वीं लोकसभा 2009 से लेकर 2014। फिर 16वीं लोकसभा बनी, जरूर याद रखेंगे 2014 से लेकर 2019।
से, और फिर 17वीं लोकसभा बनी, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे 2019 से लेकर 2024। यानी ये मैंने सारी कहानी क्यों बताई, क्योंकि बेटा आपको पता होना चाहिए अब कौन सी लोकसभा चल रही है। लोकसभा हमारा अस्थायी सदन है, निमन सदन है, जनता का प्रिय सदन है। तो कौन सी लोकसभा चल रही है, जल्दी बताइए कौन सी लोकसभा चल रही है। अब वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है। हम कहानी 18वीं लोकसभा की पढ़ेंगे। एग्जामिनर आपको पूछ सकता है, बेटा ध्यान दीजिए, हरियाणा का गठन किस लोकसभा में हुआ? तीसरी लोकसभा में। हरियाणा में पहली बार किस लोकसभा का चुनाव हुआ? चौथी लोकसभा का चुनाव हुआ। और नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल जी किस लोकसभा में देश के उप प्रधानमंत्री जी बने थे? तो 9वीं लोकसभा में। और हम कौन सी लोकसभा की कहानी पढ़ेंगे? 18वीं लोकसभा की कहानी पढ़ेंगे। तो आइए हम 3 प्रश्न पहले मैं आपको बना देता हूं जो हमारे एग्जाम में बनेगा। ध्यान दीजिए बेटा, नेक्स्ट आप याद कीजिए लोकसभा नंबर 3 मैंने आपको करवाया था। नेक्स्ट, लोकसभा कौन सी? तीसरी। और तीसरी लोकसभा कब से कब तक थी? 1962 से लेकर 1967। और तीसरी लोकसभा के जो अध्यक्ष थे जिनका नाम था स्पीकर। नेक्स्ट, कौन थे वो तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष? सरदार हुकुम सिंह। क्या नाम था? सरदार हुकुम सिंह। और सरदार हुकुम सिंह ने ही, आप याद कीजिए, 1965 में किस चीज की मांग की थी? सरदार हुकुम सिंह ने 1965 में क्या कहा था कि पंजाब को दोबारा बनाओ। उसने पंजाब पुनर्गठन की मांग रखी। अब जब पंजाब पुनर्गठन की मांग रखी तो आप याद रखेंगे, नेक्स्ट एक आयोग बना था। जो आयोग कब बना था? 23 अप्रैल 1966 को। उस आयोग को क्या नाम दिया गया था? शाह कमीशन, यानी शाह आयोग का नाम दिया गया था। और इस शाह आयोग ने क्या किया? पंजाब का 35.18%, कितना परसेंट? पंजाब का 35.18% भाग हरियाणा को दिया। और 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा जो है बेटा, वो देश का कौन सा राज्य बन गया था? कौन सा राज्य बन गया था? 17वां राज्य बन गया था। नेक्स्ट, ये जरूर याद रखेंगे। ये किस लोकसभा का काम है सारा? ये तीसरी लोकसभा का काम है बेटा, याद रखेंगे। मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। आ जाओ, ठीक है। तो तीसरी लोकसभा में हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था बेटा? जरूर याद रखेंगे, 17वां राज्य बना था। किस आयोग ने बनाया था? शाह कमीशन ने बनाया था। पंजाब का कितना परसेंट भाग बेटा हमें मिला था? 35.18% भाग मिला था। ये जरूर याद रखेंगे। और चौथी लोकसभा, ध्यान दीजिए बेटा, नेक्स्ट एग्जामिनर आपको पूछेगा चौथी लोकसभा कौन सी लोकसभा? चौथी लोकसभा। अब ध्यान दीजिए, चौथी लोकसभा कब से कब तक है? आप याद कीजिए, चौथी लोकसभा है 1967 से 71। चौथी लोकसभा है 1967 से 71। ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अब चौथी लोकसभा का निर्वाचन हरियाणा में पहली बार हुआ था। हरियाणा में पहली बार लोकसभा का निर्वाचन हुआ। लोकसभा का निर्वाचन हुआ और उस समय हरियाणा में लोकसभा की सीटें थी 9। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज लोकसभा की कितनी सीटें हैं बेटा? 10। मगर जब हरियाणा में पहली बार लोकसभा का निर्वाचन हुआ था उस समय लोकसभा की केवल 9 सीटें थी बेटा, ये याद रखेंगे।
उस समय लोकसभा की केवल 9 सीटें थी बेटा, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, पूछा गया प्रश्न है, अच्छी तरह से आप याद रखेंगे। मैं बात कर रहा हूं बेटा कौन सी लोकसभा की, लोकसभा नंबर 9। आप याद कीजिए 9वीं लोकसभा कब से कब तक है, 1989 से लेकर 1991, यानी 9वीं लोकसभा। कौन सी लोकसभा याद रखेंगे, नेक्स्ट 9वीं लोकसभा। अब 9वीं लोकसभा कब से कब तक है, 1989 से लेकर 1991, ये है 9वीं लोकसभा, ये है 9वीं लोकसभा बेटा। और इस लोकसभा में याद रखेंगे नेक्स्ट, इस लोकसभा में चौधरी देवीलाल, कल भी मैंने बताया था, चौधरी देवीलाल देश के चौधरी देवीलाल देश के 6ठे उप प्रधानमंत्री बने थे। देश के 6ठे उप प्रधानमंत्री बने थे। कौन सी लोकसभा में, 9वीं लोकसभा में चौधरी देवीलाल देश के 6ठे उप प्रधानमंत्री बने थे 1989 से लेकर 1991। और इन्होंने 2 बार, ध्यान दीजिए, इन्होंने 2 बार उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। इस लोकसभा में देवीलाल जी ने 2 बार उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। याद रखेंगे बेटा, सारे के सारे प्रश्न विशेष हैं। चौधरी देवीलाल जी 9वीं लोकसभा में 2 बार उप प्रधानमंत्री बने थे, 2 बार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 2 बार उप प्रधानमंत्री बने थे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे सर, तो इन 2 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था, ये जरूर याद रखेंगे। कौन कौन थे, एक का नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह, नाम है वीपी सिंह, वीपी सिंह हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे। और एक का नाम है चंद्रशेखर, क्या नाम है, चंद्रशेखर। यानी इन 2 के समय में देश के उप प्रधानमंत्री रहे थे चौधरी देवीलाल जी। वीपी सिंह थे 1989 से लेकर, ध्यान दीजिए, 1990, और चंद्रशेखर थे 1990 से लेकर 1991। यानी इनके समय में, नेक्स्ट, वीपी सिंह और चंद्रशेखर के समय में देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, तो देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे, नाम जरूर याद रखना है, किंग मेकर, जननायक, शेरे हरियाणा, ताऊ, किसानों के मसीहा, लोकराज, लोकनायक चौधरी देवीलाल जी। ठीक है, तो ये 9वीं लोकसभा की कहानी है, ये कहानी विशेष है, एग्जामिनर पूछता है। चलिए, अब जो हमारा टॉपिक है वो मेन टॉपिक है 18वीं लोकसभा। हमें बात करनी है लोकसभा नंबर 18वीं। कौन सी लोकसभा, 18वीं लोकसभा। और अब जो चल रही है, 18वीं लोकसभा का गठन कब हुआ, आप याद कीजिए, अपने चुनाव कब हुए थे, मई में, तो जून, अगला महीना लिख दीजिए, जून 2024 से अब तक 18वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है, और हरियाणा में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र, हरियाणा में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र, कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र 10 याद रखेंगे। ठीक है, जिसमें से आरक्षित ठीक है, आरक्षित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, सॉरी, ठीक है, आरक्षित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सी कैटेगरी के हैं, एससी के। कितने हैं, 2। एक तो है अंबाला,
क्या आएगा? दिखाओ मेरे को। अंबाला और सिरसा, ठीक है। ये गुड़िया कह रही है मिस्टेक हो गई भाई। ओ त्री, अच्छा, सॉरी शक्तिमान, सॉरी, माफ़ कर दो, आज माफ़ कर दो, स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, गलत हो गई, ये कह रहे हो आप, सॉरी, ठीक है। आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन सी आरक्षित है? एक सिरसा और एक अंबाला। किस कैटेगरी के लिए? एससी कैटेगरी के लिए। 10 में से कितनी सीटें आरक्षित हैं? 2। टोटल कितनी सीटें हैं? 10। बेटा पहले 10 नहीं, कहानी बताऊंगा। पहले मैं कुछ प्रश्न लिखवाऊंगा आपके एग्जाम के, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिखवाऊंगा, वो प्रश्न सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न नंबर 1, हरियाणा का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, हरियाणा का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, पहला प्रश्न ये है। जल्दी से आंसर दे दो, कमेंट करो। निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? पहले प्रश्न का आंसर दे दो जल्दी से। हरियाणा का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न, हरियाणा का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, बताओ जल्दी से, कमेंट करो। हरियाणा का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करो। हाँ जी बताओ। हरियाणा का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, तो हरियाणा का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है बेटा, याद रखेंगे, हरियाणा का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है फरीदाबाद। हरियाणा का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र फरीदाबाद। तो बताओ हरियाणा का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, तो हरियाणा का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है सोनीपत, सोनीपत, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, जल्दी कमेंट करो, जल्दी से बताओ। क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, और क्षेत्रफल के अनुसार छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। बेटा ये प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। क्षेत्रफल के अनुसार छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। बेटा इनका आंसर और दे दीजिए। क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, शाबाश। क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भिवानी, और क्षेत्रफल के अनुसार छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बताओ, कमेंट करो जल्दी से। क्षेत्रफल के अनुसार छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र फरीदाबाद, फरीदाबाद। चारों के चारों प्रश्न विशेष है बेटा, याद कर लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? आ जाओ। तो हरियाणा में लोकसभा की सीटों की संख्या है 10, ठीक है। इसमें रिजर्व कैटेगरी की कितनी आरक्षित हैं? एससी और एसटी की। तो एसटी तो हमारे हरियाणा में है नहीं, आपको याद रखेंगे। एससी की सीटें हैं कितनी हैं? 2, एक अंबाला और एक कौन सी है? सिरसा, ठीक है। सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? एग्जामिनर ने पूछा सबसे बड़ा, तो आप कहेंगे फरीदाबाद सबसे बड़ा है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा, तो आप कहेंगे सोनीपत सबसे छोटा है, सोनीपत, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा कौन सा है? एरिया के अनुसार, तो क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा कौन सा है बेटा? भिवानी। क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा कौन सा है? भिवानी है। और क्षेत्रफल के अनुसार छोटा कौन सा है? तो जरूर याद रखेंगे बेटा, कौन सा है? फरीदाबाद।
चारों के चारों प्रश्न विशेष है, ये जरूर याद रखेंगे। एक प्रश्न तो आपका ये हो गया, एक प्रश्न आपका ये हो गया, एक रिजर्व कैटेगरी वाला हो गया और एक निर्वाचन क्षेत्र हो गए। बात कौन सी लोकसभा की कर रहे हैं? 18वीं लोकसभा की। अब 18वीं लोकसभा में कितनी कितनी सीटें कौन कौन जीते हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। 18वीं लोकसभा में कितनी कितनी सीटें कौन कौन जीते हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। इट्स ओके, क्लियर। अब 18वीं लोकसभा में कितनी कितनी सीटें कौन कौन जीते हैं। अब निर्वाचन क्षेत्र लिखता हूं। जैसे नंबर 1 हो गया अपना हिसार। हिसार से कौन जीते हैं? जयप्रकाश, जिनको हम जेपी बोलते हैं, ठीक है। फिर नंबर 2 चलिए रोहतक। रोहतक से कौन जीते हैं? दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा। दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब, ये रोहतक से जीते हैं। नंबर 3 चलिए बेटा, नंबर 3 सोनीपत। सोनीपत से कौन जीते हैं? तो सोनीपत से जीते हैं सतपाल ब्रह्मचारी। सतपाल ब्रह्मचारी, सतपाल ब्रह्मचारी। फिर चलिए नंबर 4। नंबर 4 से देखिए बेटा अंबाला। अंबाला से कौन जीता है? वरुण चौधरी। वरुण चौधरी, ठीक है। नंबर 5, नंबर 5 बेटा सिरसा। सिरसा से कौन जीता है? सिरसा से कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा। इट्स ओके, क्लियर। अब उसके बाद में ऐसे ही नाम और लिखने हमें, जैसे 6 में कुछ स्तंभों के नाम लिखूंगा जो हिलने वाले नहीं हैं। भिवानी, श्री धर्मवीर, ये मैंने कहा ये स्तंभ हैं, ये नहीं हिलने वाले। फिर चलिए 7 नंबर। 7 नंबर में एक और स्तंभ का नाम लिखेंगे, गुरुग्राम। ये बहुत बड़ा स्तंभ है, राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह, सही है बेटा क्या? हाँ बता देना गलती हो तो। इंद्रजीत सिंह, ठीक है। और 8 नंबर पे एक और स्तंभ लिख रहा हूं मैं, फरीदाबाद। फरीदाबाद से एक और स्तंभ है जिनका नाम है कृष्णपाल गुज्जर। कृष्णपाल गुज्जर, गुर्जर, ठीक है। और फिर लिख रहा हूं इस बार का नया चेहरा पर पुराना राजनीतिज्ञ, बहुत ही प्रसिद्ध राजघराना यानी कुरुक्षेत्र, नवीन जिंदल। नवीन जिंदल, ठीक है। और 10 नंबर पे कौन सा रह गया बता दीजिए? हरियाणा राजनीति के सिरमौर, ठीक है, जरूर याद रखेंगे, करनाल। हरियाणा राजनीति के सिरमौर करनाल माननीय महोदय मनोहर लाल जी खट्टर, ठीक है। ये तो बहुत ही विशेष शख्स हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। हमारे आदरणीय सीएम साहब हैं, लगातार 10 साल तक सीएम रहे हैं। तो जो ये 5 सदस्य हैं, ये 5 सदस्य इस बार जीते हैं किस पार्टी के? इनकी पार्टी का नाम है, जरूर याद रखेंगे, कांग्रेस। ये 5 सदस्य कांग्रेस से जीते हैं। और जो ये 5 सदस्य हैं इस बार ये जीते हैं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। ये जरूर याद रखेंगे दोस्तों। 17वीं लोकसभा में 10 के 10 व्यक्ति बीजेपी के थे। 17वीं जो लोकसभा थी, जो ये तो 18वीं लोकसभा की कहानी बता रहा हूं मैं, पिछली लोकसभा में 10 के 10 व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के थे। इस बार 5-5 का टुकड़ा हो गया था, ठीक है। पिछली बार नेक्स्ट हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह जी थे जो कांग्रेस में शामिल हो गए। रोहतक से अरविंद शर्मा जी थे जो वर्तमान हरियाणा कैबिनेट के सदस्य हैं। और सोनीपत से आप याद कीजिए संजय भाटिया जी थे जो 6,59,000 वोटों से जीते थे, जो हरियाणा की सबसे बड़ी जीत थी, ठीक है। और अंबाला से
कृष्णलाल जी पंवार थे, सॉरी आपके रतनलाल कटारिया जी थे जो एक्सपायर हो गए थे। और सिरसा से थे पिछली बार कौन थे आप याद कीजिए, बीजेपी के सुनीता दुग्गल जी। ठीक है, तो पिछली बार 10 के 10 भारतीय जनता पार्टी के थे, इस बार 5 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 5 कांग्रेस के। और मैंने ये जो स्तंभ बताया ना, ये स्तंभ है, ये स्तंभ है, ये स्तंभ है, ये तो लगातार 5वीं 16वीं 17वीं 18वीं लोकसभा के सदस्य हैं, तभी तो मैंने इनका नाम स्तंभ कहा। ये तो लगातार एमपी बन रहे हैं, श्री धर्मवीर जी बन रहे हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट राव इंद्रजीत सिंह जी बन रहे हैं, कृष्णपाल जी गुज्जर बन रहे हैं। ये तो लगातार एमपी है अपने हरियाणा में। मैंने कहा ना ये तो स्तंभ है, ये हिलने वाले नहीं हैं। और इन्हीं स्तंभों में हमारे हरियाणा के सिरमौर भी शामिल हो गए हैं, जो है माननीय महोदय मनोहर लाल जी खट्टर। ठीक है, अब 18वीं लोकसभा के 2 प्रश्न और लिखूंगा। 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ी जीत किसकी हुई हरियाणा में? अलग से एक पेज ले लेता हूं, याद कीजिए। हरियाणा में 18वीं लोकसभा 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ी जीत किसकी हुई? जल्दी बता दीजिए, सबसे बड़ी जीत। ठीक है, और हरियाणा में 18वीं लोकसभा में सबसे छोटी जीत किसकी हुई? सबसे छोटी जीत किसकी हुई? जल्दी से बता दीजिए, सबसे छोटी जीत किसकी हुई? यानी बड़ी और छोटी जीत का प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। ठीक है, 18वीं लोकसभा में देखो ये रहे आपके ऑप्शन। कई बार बच्चों के वहम होता है ये ऑप्शन होते तो हम छोड़ते नहीं, हम 100% कर देते, आपने हमें ऑप्शन ही नहीं दिया। तो 18वीं लोकसभा में जो सबसे बड़ी जीत हुई वो किसकी हुई और सबसे छोटी जीत हुई वो किसकी हुई? जल्दी से बता दीजिए। नेक्स्ट 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ी जीत किसकी और सबसे छोटी जीत किसकी हुई? एग्जामिनर ये प्रश्न पूछ सकता है मेरे दोस्तों आपसे। ये पूरा का पूरा प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए भी सबसे बड़ी जीत किसकी हुई। तो 18वीं लोकसभा की कहानी करें तो मैंने कहा दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा, जो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा रोहतक से जीते। दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा रोहतक से जीते और कितने मतों से जीते? सुनने वाला आश्चर्य है, 3,45,256 वोटों से जीते। 3,45,256 वोटों से जीते, ये जरूर याद रखें। और सबसे छोटी जीत हुई, जरूर याद रखेंगे, सतपाल ब्रह्मचारी जी की सबसे छोटी जीत हुई थी। कितने मतों से जीते थे? इनके जो मत मार्जिन था वो केवल था 21,816 मत। ये दोनों के दोनों प्रश्न शानदार है बेटा, याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ी जीत है वो दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा जीते हैं। और कहां से जीते हैं? वो जीते हैं, ये आपको जरूर याद रखना है। कहां से? तो रोहतक से 3.5 लाख वोटों से जीते हैं, यानी 3,45,000 वोटों से जीते हैं। और जो सबसे छोटी जीत है वो सतपाल ब्रह्मचारी जी की है, उनकी जीत भी कोई कम नहीं है, 21,000 वोटों से जीते हैं। ये आपकी लोकसभा का पूरा लेखा जोखा मैंने आपके सामने रख दिया, यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा। इतने सारे प्रश्न आपको लोकसभा के याद रखने हैं बेटा। नेक्स्ट, हरियाणा किस लोकसभा में बना? तो हरियाणा 3री लोकसभा में बना। हरियाणा में पहली बार किस लोकसभा के चुनाव हुए? 4थी लोकसभा के चुनाव हुए। फिर चौधरी देवीलाल जी किस लोकसभा में देश के उप प्रधानमंत्री बने? तो 9वीं लोकसभा में चौधरी देवीलाल जी देश के उप प्रधानमंत्री बने थे। ये एक एक और बारीकी से मैंने सारे प्रश्न आपको करवा दिए हैं।
एक एक और बारीकी से ये मैंने सारे प्रश्न करवा दिए हैं। लास्ट में मैंने पूरी कहानी जो आपको बताई वो किस लोकसभा की बताई। जो इस बार लोकसभा का चुनाव हुआ है वो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है। 18वीं लोकसभा कब से शुरू है? जून 2024 से शुरू है और नरेंद्र मोदी जी इस लोकसभा के प्राइम मिनिस्टर है। आप सभी को पता है, जो लगातार अपना तीसरा टेन्योर शुरू कर चुके हैं, जो लगातार अपना तीसरा टेन्योर शुरू करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरे देश में, आप सभी को पता है। सर वो बताना, ये पंजाब का बताया आपने 35.18% वाला, ठीक है, पंजाब का 35.18% भाग हरियाणा को दिया गया था। शाह आयोग ने पंजाब का 35.18% भाग हरियाणा को दिया था। शाह, जे.सी. शाह, ये एक व्यक्ति थे, जयंतीलाल छोटेलाल शाह, जो मैंने पहली क्लास में करवाया था, आपने देखी नहीं, वो देखेंगे जरूर। ठीक है, तो शाह कमीशन ने करवाया था, ये कार्य सारा किया था। तो 18वीं लोकसभा का मैं पूरा लेखा जोखा आपके सामने लिख चुका हूं। ये सारे के सारे एमपी हैं, आपको याद रखना है बेटा, इतने प्रश्न बनेंगे। आइए आगे चलें। तो आगे चलकर 2 आर्टिकल्स इकट्ठे लिखूंगा। आर्टिकल्स नंबर जरूर याद रखें, अनुच्छेद नंबर नेक्स्ट 89 और अनुच्छेद नंबर जरूर याद रखेंगे 93। अनुच्छेद नंबर 89 क्या बताता है? अनुच्छेद नंबर 89 हमें बताता है कि राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक है, और भारत के पहले सभापति का नाम क्या था? तो भारत के पहले सभापति का नाम क्या था, ये जरूर याद रखेंगे। कौन थे पहले सभापति? तो पहले सभापति का नाम था, जरूर याद रखेंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। शायद कल वाली कक्षा में मैंने करवाया था। और वर्तमान सभापति का नाम क्या है? तो जगदीप धनखड़ वर्तमान सभापति जी। ठीक है, एग्जामिनर हमसे प्रश्न पूछेगा, हरियाणा गठन के समय सभापति कौन थे? हरियाणा का कोई व्यक्ति सभापति बना है? नहीं बना, क्योंकि उपराष्ट्रपति नहीं बना तो सभापति नहीं बना। मगर हरियाणा गठन के समय सभापति कौन थे? तो हरियाणा गठन के समय सभापति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये उपराष्ट्रपति वाला प्रश्न ऐसा कैसा मैंने लिख दिया है, कल वाली कक्षा में मैंने उपराष्ट्रपति आपको करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 93 की कहानी विशेष है। अनुच्छेद 93 के अनुसार हमारी लोकसभा में, अनुच्छेद 93 के अनुसार हमारी लोकसभा में एक अध्यक्ष होंगे। हमारी लोकसभा में एक अध्यक्ष होंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे? जिन्हें हम कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष, और अंग्रेजी में जिनको हम बोलेंगे स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हम उन्हें बोलेंगे स्पीकर, यानी लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। ठीक है, आप याद कीजिए देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? उनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। और वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम याद कर लीजिए। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश बिड़ला। ये कोटा राजस्थान से हैं, बिरला। ठीक है, ओम प्रकाश बिड़ला या बिरला हम लिखेंगे। मगर एग्जामिनर क्या पूछेगा हमसे? एग्जामिनर पूछेगा, सर हरियाणा गठन के समय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? क्या कोई व्यक्ति हरियाणा का लोकसभा अध्यक्ष बना है? बेटा कोई व्यक्ति हरियाणा का लोकसभा अध्यक्ष नहीं बना है, गारंटी लेता हूं। मगर कुछ राइटरों ने लिख रखा है कि बलराम जाखड़ हरियाणा के थे। नहीं थे बेटा, बलराम जाखड़ अबोर पंजाब से थे। कुछ व्यक्तियों ने लिख रखा है, कुछ राइटरों ने लिख रखा है अपनी हरियाणा जी के बुकों में कि बलराम जाखड़ हरियाणा से थे। बेटा हरियाणा का अब तक कोई भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं बना है, ये अपने बड़े भाई पे विश्वास कीजिए। बलराम जाखड़ आप सर्च मार लीजिए, ये पंजाब से थे।
तो हरियाणा का कोई भी व्यक्ति अब तक लोकसभा अध्यक्ष नहीं बना है। तो आपके लिए भी प्रश्न नहीं बना, मगर एग्जामिनर पूछ सकता है कि हरियाणा गठन के समय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। कम से कम इन 5 क्लासों में मैं 5 बार आपको करवा चुका हूं कि हरियाणा गठन के समय जो स्पीकर थे उनका नाम क्या था, जरूर याद रखेंगे, उनका नाम था सरदार हुकुम सिंह। सरदार हुकुम सिंह, यानी हरियाणा गठन के समय जो लोकसभा अध्यक्ष थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था सरदार हुकुम सिंह के समय में हमारा हरियाणा राज्य बना था। क्यों? क्योंकि हमको हुकुम सिंह ने ही तो मांग की थी कि पंजाब को दोबारा बनाओ, पंजाब पुनर्गठन की मांग रखो। ये किसने कहा था? ये सरदार हुकुम सिंह जी ने कहा था। हरियाणा का कोई भी व्यक्ति क्या नहीं बना अब तक, लोकसभा अध्यक्ष नहीं बना है। इसी सीरीज को आगे लेके चलते हैं, 2 छोटे छोटे प्रश्न और हैं, उसके बाद में प्रॉपर हम हरियाणा की बातें शुरू कर देंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर आप याद कीजिए, अनुच्छेद नंबर आर्टिकल के अनुसार बहुत ही आसान तरीके से मैं करवाता हुआ चल रहा हूं आपको। अनुच्छेद नंबर 124 के अनुसार हमें किस चीज का वर्णन मिलता है? हमें वर्णन मिलता है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन मिलता है। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन मिलता है। और आप याद कर लीजिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बता दीजिए बेटा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कहां पे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? दिल्ली में। आप याद करो, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, यानी पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के जरूर याद रखेंगे प्रथम न्यायाधीश कौन थे? प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो जरूर याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश का नाम था H.J. कानिया। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश का नाम क्या था? H.J. कानिया। और वर्तमान न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं, कल परसों ही बने हैं। वर्तमान न्यायाधीश कौन है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आज के दिन जल्दी से बता दीजिए। संजीव खन्ना। क्या नाम याद रखेंगे? संजीव खन्ना, ये जरूर याद रखेंगे। वर्तमान DY चंद्रचूड़ के स्थान पर अब कौन आ गए? संजीव खन्ना आ गए। DY चंद्रचूड़ के स्थान पर अब कौन आ गए? संजीव खन्ना आ गए, ये जरूर याद रखेंगे वर्तमान न्यायाधीश। पर एग्जामिनर हमसे पूछेगा हरियाणा गठन के समय, जल्दी से बता दीजिए हरियाणा गठन के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? हरियाणा गठन के समय नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? जल्दी बता दीजिए। कई बार ये प्रश्न HSSC में पूछा जा चुका है कि हरियाणा गठन के समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? नाम याद कर लीजिए, काकू सुब्बा राव। काकू सुब्बा राव, हम बोलते हैं KS राव। KS राव। जब सुप्रीम कोर्ट की कहानी करवा रहा हूं तो साथ में ही मैं एक व्यक्ति की कहानी और करवाऊंगा। नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में जन्मा कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति अगला सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनेगा? बता दीजिए। तो बहुत ही सुंदर नाम है, जरूर याद रखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी। ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, ये पेटवाड़ अलग है, पेटवाड़। और पेटवाड़ गांव कहां पे है? हिसार में, ठीक है। पेटवाड़ गांव कहां पे है? हिसार में। और ये सर्वोच्च न्यायालय के, ये सर्वोच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। यह प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है कि किसान परिवार में जन्मा कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहा है। किसान परिवार में जन्मा कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहा है। क्या नाम है उनका? सूर्यकांत त्रिपाठी। कहां से संबंध रखते हैं? पेटवाड़ गांव। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? हिसार में है। तो बेटा बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये भविष्य में बनेंगे, अभी नहीं है। अभी तो संजीव खन्ना है, ये भविष्य में बनेंगे। ठीक है, संजीव खन्ना जो हैं वो कौन से नंबर के हैं आपको याद रखना है बेटा? 51 है। ठीक है, तो ये भविष्य में बनने जा रहे हैं। ये पूरा प्रश्न आपको याद रखना है। इट्स ओके, क्लियर। नेक्स्ट, आर्टिकल नंबर 148, अनुच्छेद नंबर 148 क्या है? इसमें कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग, जिसको हम बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अंग्रेजी में इसे क्या बोलेंगे? CAG, कैग। इसे कैग कहा जाता है। ये जरूर याद रखेंगे। पहले कैग कौन थे? प्रथम कैग कौन थे? तो नाम था वी नरहरि राव। और वर्तमान कैग कौन है? वर्तमान कैग कौन है? तो आप याद कीजिए, वर्तमान कैग गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू। वर्तमान कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। पर एग्जामिनर प्रश्न तो हमसे तो हमारा पूछेगा ना, हमें हमारे वाला प्रश्न याद रखना है कि हरियाणा गठन के समय, हरियाणा गठन के समय कौन थे कैग? हरियाणा गठन के समय कौन थे कैग? तो RS रंगनाथन, ये नाम आपको याद रखना है बेटा। RS रंगनाथन हरियाणा गठन के समय कैगिए थे। तो इतने सारे प्रश्न बनेंगे बेटा संघ शासन व्यवस्था से। संघ शासन व्यवस्था से मैंने आर्टिकल 52 करवाया, राष्ट्रपति के सारे प्रश्न करवाए, उपराष्ट्रपति के सारे प्रश्न, प्रधानमंत्री के सारे प्रश्न, फिर अटॉर्नी जनरल और जनरल एडवोकेट आपको करवाया, फिर मैंने संसद करवाया। आज संसद में मैंने राज्यसभा और लोकसभा आपको पूरा का पूरा करवाया। फिर मैंने आपको राज्यसभा चेयरमैन यानी सभापति का प्रश्न करवाया, तो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का प्रश्न भी मैंने आपको करवाया। फिर मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के प्रश्न करवाए और लास्ट में मैंने कैग के प्रश्न करवाए। तो ये सारे प्रश्न आपके बनते बेटा संघ शासन व्यवस्था के। जो कल वाली क्लास होगी उसमें हम अब हरियाणा की बातें पढ़ेंगे, एकदम से प्योर शुद्ध हरियाणा की। हम सबसे पहले पढ़ेंगे राज्यपाल की बातें, फिर मुख्यमंत्री की बातें पढ़ेंगे, फिर हरियाणा की विधानसभा पढ़ेंगे, फिर हरियाणा का हाई कोर्ट पढ़ेंगे। ये 4 बड़े प्रश्न हैं। फिर उसके बाद में एक छोटी सी यूनिट आएगी हमारी हरियाणा की ग्रामीण स्वशासन व हरियाणा की नगरीय स्वशासन। फिर लास्ट में आपको मैं पढ़ाऊंगा हमारे आयोग हरियाणा के HPSC, HSSC, हरियाणा किसान आयोग, हरियाणा मानवाधिकार आयोग, हरियाणा महिला आयोग, हरियाणा पुलिस आयोग, ये सारे मैं पढ़ाऊंगा। फिर लास्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्तमान हरियाणा का कैबिनेट। ये जो यूनिट चलेगी इस यूनिट में हम हरियाणा की राज व्यवस्था की बातें करेंगे, यानी हरियाणा की पॉलिटिकल साइंस करवाऊंगा। ये हरियाणा जीके का सबसे छोटा पोर्शन है जो लगभग अपना 2 घंटे हो गए और 3 1 घंटे या 4 घंटे और लगेंगे।
ठीक है, तो कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।